Hi everyone, welcome to BitScience Academy. So in this lesson, we are going to see some of these MCQs for the environment and ecology for the UPSC prelims 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel BitScience Academy to make your preparation for UPSC and many more state PCS examination. So we have launched the initiative called Preboost. So this initiative will help you to clear your prelims. ठीक है. So इसमें हम लोग environment and ecology के some of the MCQs देखेंगे. ठीक है. So let us start this lecture. So first question है with reference to animal and plant biodiversity on the earth, consider the following statement. First है तुम्हारा animal constitute more than 2/3 of the total species of the earth. There are more type of fishes than type of insect. Third है तुम्हारा India is one of the mega diverse country in the world with 20% of the total global species diversity. So which of the following given statements are correct? 1, 2, 2 and 3, 1 and 3. So if you look the statement 3, ठीक है. So India is one of the mega diverse country. ये तो सही है कि India is one of the mega diverse country है, ठीक है. लेकिन इसमें ये भी बोला गया कि with 20% of the total global diversity. So India one of the mega diverse country है among the 7 mega diverse country of the world, ठीक है. लेकिन इतना नहीं कि उसमें लगभग 20% इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ल्ड की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है. सो इफ यू लुक द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूट लगभग 8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल बायोडाइवर्सिटी. सो टोटल बायोडाइवर्सिटी की 8% जो डाइवर्सिटी वो इंडिया में पाई जाती है और लगभग इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. सो ये थर्ड स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा. फिर तुम्हारा 1 and 2 बचा हो. इसमें भी तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट देखोगे दे आर मोर टाइप ऑफ फिशेस देन टाइप ऑफ इंसेक्ट. सो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंसेक्ट को अगर तुम देखोगे तो इंसेक्ट मोस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है. सो सेकंड भी तुम्हारा गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है. सो ये एक्सप्लेनेशन है. अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है तुम्हारा लगभग 1.5 मिलियन, ठीक है. IUCN बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. एंड ये एक बुक पब्लिश करती है जिसको रेड डाटा बुक बोलते हैं. रेड डाटा बुक में बहुत सारे जो फ्लोरा एंड फौना उनके जो स्टेटस है वो मेंशन होते हैं. जिससे अगर कोई स्पीसीज है तो वो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, उसकी स्टेटस कैसी है वो उसमें दिखाया जाता है, ठीक है. और अगर तुम देखोगे तो लगभग 70% जो भी बायोडाइवर्सिटी अगर रिकॉर्डेड है उसमें लगभग 70% तुम्हारा एनिमल्स है, 22% तुम्हारा फ्लोरा प्लांट्स आते हैं और लगभग रिमेनिंग अदर्स आते हैं, ठीक है. सो 70% जो एनिमल्स है, एनिमल्स में उसमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो इंसेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है. अगर हम 10 एनिमल्स लेंगे तो उसमें लगभग 7 होंगे वो इंसेक्ट होंगे. सो इंसेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप आते हैं, ठीक है. और अगर हम फंगी जो स्पीसीज है उसकी अगर स्पीसीज रिचनेस को देखेंगे तो वो फंगी की स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, अगर हम स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स इन सभी की बायोडाइवर्सिटी को भी मिला देंगे तो फंगी की स्पीसीज वो जो बायोडाइवर्सिटी है वो अधिक होगी, ठीक है. सो इंडिया ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, इट कंप्राइज 8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है. और इंडिया वन ऑफ द पार्ट ऑफ 17 मेगा डाइवर्स कंट्री, ठीक है. सो नाउ वी विल सी कि मेगा डाइवर्स कंट्री होती क्या है. तो मेगा डाइवर्स कंट्री बेसिकली वो कंट्रीज होते हैं जिनमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और उसमें एक क्राइटेरिया है एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है कि अगर कोई स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना की अगर चाइना या इंडिया में मिल रही तो वो किसी भी और एरिया में मिलनी नहीं चाहिए, वो केवल इंडिया और चाइना ही में मिलनी चाहिए. मतलब एक स्पेसिफिक रीजन है उसी में मिलना चाहिए. अगर चाइना में मिल रही है तो चाइना ही मिलना चाहिए, अगर इंडिया में मिल रही है तो इंडिया ही मिलना चाहिए, ठीक है, और कहीं भी अदर भी रीजन में नहीं मिलना चाहिए. सो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
उन्होंने आइडेंटिफाई किया 17 मेगा डाइवर्स कंट्री को, ठीक है। और उनका अगर लोकेशन को देखोगे तो दे मोस्टली लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सो अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। सो मेन क्राइटेरिया फॉर द मेगा डाइवर्स कंट्री है लाइक पहला इंडेमिज्म, मतलब जो स्पीसीज है वो उसी जगह पे पाई जानी चाहिए जहाँ वो है, कहीं और भी एरिया में पाई जानी नहीं चाहिए। एंड एटलीस्ट 5,000 स्पीसीज ऑफ एंडेमिक प्लांट शुड बी देयर, ठीक है। वन थिंग मेंशन हियर, देयर शुड बी अ थेरेट, ठीक है। So according to Conservation International, there are 17 mega diverse countries है, और इसमें तुम देख सकते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, वेनेजुला। सो ये सभी कंट्रीज है जो कि मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि इन द पोलर रीजन स्मॉल साइज एनिमल्स आर रेयर, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस। पहला तुम्हारा स्मॉल एनिमल्स हैव लेस फर देन लार्ज साइज मैमल्स। Second is the lack of vegetation in the polar region is challenge to small animals are primarily herbivores. Small size animals easily fall prey to their larger counterpart and thus their population cannot flourish. D is the small size animals have a larger surface area relative to their volume and thus they tend to lose heat very fast. So which of the following statements are correct? So the correct statement is D, ठीक है, कि स्मॉल साइज एनिमल्स होते हैं उनकी जो सरफेस एरिया होते हैं वो अधिक होती है रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि उनका जो हीट लॉस होता है, जो बॉडी लॉस होता है, बॉडी में जो हीट लॉस होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है, और जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एनर्जी वेस्ट होती है। और इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल साइज एनिमल्स में उतनी एनर्जी होती नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द पोलर रीजन, ठीक है। और इसमें से बोला गया जैसे फर्स्ट है तुम्हारा क्या स्मॉल एनिमल हैव लेस फर देन लार्ज साइज एनिमल, ये तो गलत है। फिर तुम्हारा लैक ऑफ वेजिटेशन इन द पोलर रीजन इन चैलेंज एज स्मॉल एनिमल्स आर प्राइमरी हेर्बिवोर्स। सो ऐसा कोई बात नहीं कि लैक ऑफ वेजिटेशन इन द पोलर रीजन तो केवल स्मॉल एनिमल्स उसके लिए केवल प्रॉब्लम होगा, जो लार्ज एनिमल है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, और लार्ज एनिमल भी हार्बीवोर्स होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो स्मॉल एनिमल्स हो वो ही केवल हार्बीवोर्स में, ठीक है। फिर तुम्हारा सेकेंड सी है तुम्हारा स्मॉल साइज एनिमल्स इजिली फॉल टू प्रे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्मॉल साइज एनिमल्स वो इजिली उनका हंटिंग होता है, ठीक है। सो आंसर तुम्हारा डी सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग कंसेप्ट जो समझना वो थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो बहुत सारे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है कि दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। बॉडी की जो टेम्परेचर होती है दे आर नॉट एबल टू मेंटेन इट, ठीक है। और जो नियरिंग जो सराउंडिंग टेम्परेचर होते हैं उसके हिसाब से उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे हम लोग के अगर गर्मी में हम लोग बॉडी स्वेट करता है, फिर ठंडा में हम लोग का बॉडी श्रिंक करता है, ठीक है, कांपता है, या उसके द्वारा हम लोग का बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो उसमें बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है। और अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स को देखो तो एक्वेटिक एनिमल्स में भी बहुत सारा जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्यूल्स होता है वो भी चेंज होता है एज पर दी टेम्परेचर ऑफ द ओशियन, ठीक है। सो इसमें जो हम लोग कंसेप्ट समझना वो थर्मो रेगुलेशन। सो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली एक एनर्जिकली एक्सपेंसिव मैकेनिज्म होता है थ्रू विच द स्मॉल एनिमल्स और बिग एनिमल्स ट्राई टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो बहुत ही एनर्जी बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और बहुत ही एनर्जी वेस्ट होस्ट होता है थ्रू मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म के थ्रू हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर मेंटेन रहे, और इसमें बहुत एनर्जी का वेस्ट होता है। और स्मॉल एनिमल्स उसमें उतनी एनर्जी कंजर्वेशन होता नहीं है कि वो उतने मेटाबॉलिक के थ्रू अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर कर सके। दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव।
सो एक रूल होता है, उसको बोलते हैं एलेंस रूल, ठीक है। सो एलेंस रूल जो कि बोलते हैं कि अन इकोलॉजिकल रूल विच सेज that significant differences exist in the size of the limbs and other external organs of the animals even within the same species, ठीक है। सो एलेंस रूल बोलता है कि जोग्राफिकल एरिया के अनुसार जो बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल होते हैं, वो चेंज करते हैं एज पर द जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। सो पोलर रीजन में जैसे स्पीसीज पाए जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो टेम्परेट रीजन में जो पाए जाएंगे वो एक ही होंगे। सेम स्पीसीज में जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनके साइज में डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। जैसे जो बियर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, जो बियर पोलर रीजन में पाए जाते हैं, उनमें जो लिम्स के साइजेस होते हैं वो उसमें डिफरेंसेस होता है, ठीक है। सो विद इन द सेम स्पीसीज जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी डिफरेंसेस होता है एज पर द जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इसको एलेंस रूल बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा विद रेफरेंस टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला तुम्हारा इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। It has headed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Third, its recommendations are binding on the Union Government. So, if you look the which of the following statement are correct, इसमें बोला गया, if you look the statement, so इसमें क्या बोला गया कि its recommendations are binding on the Union Government. So आप अगर बहुत सारे जो अगर बॉडीज को देखोगे, इवन द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो उसकी भी रिकमेंडेशन होती है, वो मैंडेटरी नहीं होती है, वो केवल एडवाइस होती है, ठीक है, एडवाइजरी होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका जो रिकमेंडेशन वो बाइंडिंग होता है। तो तुम्हारा अगर सी एलिमिनेट करोगे तो डी एलिमिनेट हो जाता है, बी एलिमिनेट हो जाता है, अब बचा ए एंड सी। तो इसमें बोला गया है कि इट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो ये भी गलत है क्योंकि इट इज़ हेडेड बाय द पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इसको हेड करते हैं, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सो सेकेंड भी तुम्हारा गलत हो गया, तो ऑप्शन तुम्हारा सी सही है। So a statement, so National Board for Wildlife ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, मतलब जिसको बनाया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। और ये जो बोर्ड है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये बेसिकली एक एडवाइजरी इन नेचर है और ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, ठीक है। So, however, it is very important body because it serves as the apex body to review all wildlife-related matters and approve projects around the national park and wildlife sanctuaries. So, जो भी national parks होते हैं, ठीक है, और जो भी wildlife sanctuaries होती हैं, उनमें जो भी project implement होने हैं, उनको implementation से पहले national board of wildlife इनकी approval होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, ठीक है। इसमें 47 मेंबर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जैसे एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, बहुत सारे एनजीओ से मेंबर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इमिनेंट इकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स 50th मीटिंग इन 1983 डिसाइडेड टू प्रिपेयर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है। सो द फर्स्ट जो कि वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हुआ था वो रिलीज हुआ था 1983 में, और जो सेकेंड हुआ है वो तुम्हारा 2002 से 2016 तक, ठीक है। और अभी थर्ड चल रहा है, अभी जो नेशनल एक्शन प्लान है वो तुम्हारा थर्ड चल रहा है, थर्ड नेशनल एक्शन प्लान जो कि तुम्हारा चल रहा है लगभग 2017 से 2031 तक, ठीक है। सो थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। So the plan contain detailed recommendation to be practiced in a protected area. So जो भी protected area होते हैं, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। सो ये सभी प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना, उसके बारे में डिटेल रिकमेंडेशन दिया गया। द की फोकस एरिया ऑफ दिस प्लान आर वाइल्ड लाइफ हेल्थ है, कंजर्वेशन ऑफ मराइन इकोसिस्टम है, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, conservation of coastal ecosystem है, and integration of the climate change into wildlife planning, ठीक है। So it basically so कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम को विद द वाइल्ड लाइफ प्लानिंग, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है उसको हम लोग को इन्वॉल्व करना है।
So this is the first time that the action plan of the wildlife recognized the impact of climate change on the wildlife. So ये जो थर्ड एक्शन प्लान है उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है. द प्लान फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एक्शन इनटू द वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस and a special focus on habitat conservation in coastal, marine and inland aquatic system, also recovery of the threatened species. ये सब बातें कही गई, ठीक है. And it also suggested for the private sector participation for the wildlife conservation. So private sector participation का भी बात किया गया है for the wildlife conservation process. So this is all about this national action plan, ठीक है. Next question तुम्हारा, with reference to convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, consider the following statement. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. It was adopted under the aegis of United Nations Framework Convention on Climate Change. It is legally binding on the parties, ठीक है. सो ऑप्शन को आप देखोगे तो इसमें बोला गया है कि इट इज अडॉप्टेड अंडर द एजेस ऑफ UNFCCC. सो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को देखोगे तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रियो कन्वेंशन. सो रियो कन्वेंशन में UNFCCC आई थी, UNCBD आई थी, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आई थी, ठीक है. तो ये सभी कन्वेंशन रियो कन्वेंशन के प्रोडक्ट थे. तो सेकेंड तुम्हारा गलत है, तो C and D तुम्हारा गलत हो जाता है और A भी गलत हो जाता है. तो सही आंसर तुम्हारा 1 and 3 हो जाता है, ठीक है. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है तुम्हारा. साइट्स, जो कि इसको फुल फॉर्म बोलते हैं द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट, और इसका एम है to ensure that international trade in specimens of the wild animals and plant does not threaten their survival. So international trade जो भी होती है स्पीसीज में, उसमें ये इंश्योर करना है कि अगर उनका ट्रेड हो रहा है तो उसमें उनका जो सर्वाइवल वो थ्रेट नहीं हो जाए, ठीक है. सो देयर शुड बी अ बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को मेंटेन करने के लिए हम लोग को उनका जो ट्रेड है उसको, जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने की लिए बहुत जरूरत है. जो पोचिंग होते हैं उनसे भी को रोकने की जरूरत है, ठीक है. So CITES was adopted as a result of resolution adopted in 1963 at the meeting of IUCN, ठीक है. So UNFCCC में नहीं हुई थी बल्कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी एक मीटिंग हुई थी द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, इसमें अडॉप्ट की गई थी इसके लिए रेजोल्यूशन, ठीक है. So the text of the convention was finally agreed on the meeting of the representative of 18 countries, ठीक है. सो साइट्स बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो भी बोलता है कि द स्टेट एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एडर वॉलंटरी, ठीक है. तो साइट्स बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत सारे स्टेट्स है, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको वॉलंटरी फॉलो करते हैं, ठीक है. और इट इज बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज, ठीक है. सो हर कंट्री पे ये अपना एक ये इसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हर कंट्री अपना एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाएगी टू इंश्योर दैट की साइट्स इज इम्प्लीमेंटेड. सो हर नेशन पे ये लीगली बाइंडिंग किया गया है कि हर नेशन अपना एक नेशनल लॉ बनाएगी जिसमें ये दिखा जाएगा कि जो भी स्पीसीज है उनकी अगर ट्रेड हो रहा है तो उनका सर्वाइवल थ्रेट ना हो, ठीक है. सो इट इज बेसिकली एक वन ऑफ द लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड, ठीक है. नेशनल पार्क, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन 1 2 3 2 3 1 2 3. सो एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई अगर मान लो एरिया है, ठीक है. सो अगर इसमें कोई स्पीसीज पाई जाती है जिसकी सर्वाइवल की जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर है, तो हम लोग एक स्पीसीज को इस जगह से ले जा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको मेंटेन कर, हम लोग इसको सर्वाइव कर सके, ठीक है, इस स्पीसीज को. सो इसको बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन. सो जो
जो एरिया है उसको उससे हटा करके नए एरिया में शिफ्ट करके उसको सर्वाइवल की चांसेस को इंक्रीज कर देना, उसको एक्स सितु कंजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और इन सितु कंजर्वेशन होता है कि जो एरिया में पाए जाते हैं उसी एरिया में हम लोग उसको कंजर्व करने की ट्राई करते हैं। सो इसमें तुम्हारा अगर देखोगे तो बोटेनिकल गार्डन होते हैं वो एक्स सितु कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और नेशनल पार्क्स होते हैं वो तुम्हारे इन सितु कंजर्वेशन होते हैं। तो पहला तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो ए गलत, डी गलत, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, ये इसका आंसर सी है। सो सी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, जैसे मैंने बोला कि इसमें तुम्हारा आते हैं जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड सेक्रेड ग्रोव्स है। सेक्रेड ग्रोव्स बेसिकली एक होता है कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक बिलीफ होता है कि जो भी जंगल्स है, जो भी, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी उनमें वो जंगल्स को एज अ देती फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको वर्शिप करते हैं। और जैसे बहुत सारे एरियाज में सरना होता है, ठीक है, सरना एक एरिया होता है जहाँ वो नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में सरूल मनाया जाता है, ठीक है। सो सेकेंड ट्रॉप्स में बेसिकली दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द नेचर, ठीक है, और नेचर को गॉड के रूप में पूजा करते हैं। और एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड में जैसे जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, ठीक है। सो ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड है। सो नेशनल पार्क्स को अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है इस इंडिया में, देखोगे जैसे कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, दिहांग दिबांग है, ठीक है, मानस है, नोकरेक है। सो आप लोग देख लेना कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन कौन से है, ठीक है। और ये नेशनल पार्क्स है, इंडिया के बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क्स, माधव नेशनल पार्क, माना नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स है इंडिया में, ठीक है। सो आप जो भी करंट अफेयर्स में जो भी हाईलाइटेड होगा उसको आप देख लेना कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ स्टेट में, इवन द डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यूपीएससी का ये भी कि इस बार उसने पूछ लिया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। सो बहुत ही माइनर डिटेल भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी ये साउथ में पाया जाता है, ये साउथ इंडिया के बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। सो आप देख सकते हो जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ठीक है, गल्फ ऑफ मराइन नेशनल पार्क्स है, ठीक है। सो ये सभी नेशनल पार्क्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर एमसीक्यूज को भी देखेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने इकोनॉमी का भी शुरू किया है, उसमें भी हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। सो वी आर ट्राई टू कवर इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी फॉर द यूपीएससी थ्रू एमसीक्यूज। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो थैंक यू।